नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी की क्लास में शुरू कर रहा हूं। आज से आपको रेगुलर एक हिंदी की क्लास इस चैनल पे मिलती रहेगी, जो आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 20 नंबर की हिंदी जो आपके पेपर में आती है तो उसको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा और हिंदी के एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बना करके मैं अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ वगैरह डालता रहूंगा। यहाँ से आपको हिंदी के लिए अच्छी सहूलियत हो जाएगी। इसके अलावा आपने उत्तराखंड के वीडियोस हमारे जो देखे हैं वो तो चलते रहेंगे, और उत्तराखंड के पिछली वीडियो पर कुछ बच्चों के मुझे मैसेज भी आए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का रहा। तो आगे भी उत्तराखंड और हिंदी की रेगुलर एक एक क्लास आपको जो है चैनल पर मिलती रहेगी। कल से रेगुलर आपको एक क्लास हिंदी की और एक क्लास उत्तराखंड की चैनल पर मिलेगी। शुरू करते हैं। आज हिंदी का पहला टॉपिक शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल वर्णमाला से। और पहली चीज बिल्कुल विस्तार से मैं आपको पूरी वर्णमाला इसमें पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले वर्णमाला को समझ लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला के अंदर वैसे बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जितनी भी चीजें होती हैं सारी इसी के अंतर्गत आती है, स्वर और व्यंजनों के अंतर्गत। लेकिन यदि हिंदी वर्णमाला के अंदर हमसे पूछ लिया जाए, देखिए जब भी हम किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बेसिक्स को थोड़ा अच्छे से जान लेना चाहिए। वर्णमाला में सीधे स्वर और व्यंजन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। वर्णमाला क्या है? कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब ये वर्ण क्या होते हैं? तो अ एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, ई एक वर्ण है, री एक वर्ण है, क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, ग एक वर्ण है। अभी आपने देखा कि मैंने इनको सब आगे पीछे लिख दिया है। तो ये जो आगे पीछे लिखे गए हैं पृथक रूप से जब हम इनको पढ़ते हैं तब हम इनको वर्ण कहेंगे। परंतु अगर मैं इनको एक सीक्वेंस के अंदर लिख दूं, जैसे मान लो मैं लिख दूं यहां पे अ, या मैं यहां पे लिख दूं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह। तो जब मैं इनको एक क्रम में लिख रहा हूं तो वर्णों का यही व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। ऐसे हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की कुल संख्या होती है 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। 52 के अंतर्गत में से 13 स्वर होते हैं और 39 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन में से 35 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के और म तक के। इसके अलावा जो है 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। इस प्रकार से कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। लिखित रूप में 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो शुरू करते हैं एक एक करके, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से समझना। सबसे पहली चीज आती है कि ध्वनि हम किसे कहते हैं। ध्वनि एक इकाई के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी स्वर पर आएंगे, उससे पहले छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। ध्वनि क्या होती है? तो जैसे मान लो मैंने कहा अ, जैसे मैंने कहा आ, जैसे मैंने कहा ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह। तो जब मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये बोलने को ही हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन जब मैंने लिखा यहां पर अ, तो ये जो है वर्ण कहलाएगा और वर्ण के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। सीधे इतना समझ लीजिएगा कि वर्ण का जो मौखिक रूप है वही ध्वनि कहलाता है और लिखित रूप किसी भी इकाई का वो वर्ण कहलाता है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इतनी सामान्य सी परिभाषा आप इसमें ध्यान रखेंगे। वर्ण और ध्वनि में यही अंतर है। इसके बाद बात करते हैं कुछ चीजों पर। यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं स्वरों के ऊपर। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। आप जानते हैं कि हिंदी की लिपि क्या हो जाएगी? तो देवनागरी लिपि है हिंदी की। स्वर अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या होती है 11 प्लस 2। अब 11 प्लस 2 मैं क्यों कह रहा हूं, उससे पहले थोड़ा परिभाषा को समझ लेते हैं। तो स्वर की परिभाषा कहती है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनको हम स्वर कहते हैं।
जबकि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। नहीं समझ आया गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आया। स्वर अगर हम व्यंजन की बात करेंगे अब समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने लिखा क एक व्यंजन है, ख एक व्यंजन है, ग एक व्यंजन है। फिलहाल यहाँ पे 3 व्यंजन मैंने लिखे क ख ग। क जब मैं बोल रहा हूं तो क में अ की ध्वनि आ रही है, ख मैं बोल रहा हूं ख में अ की ध्वनि आ रही है, और अ क्या है? एक स्वर है। यानी प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि निहित होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? तो ऐसा भी नहीं है कि केवल अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क लिखा और इस क के अंदर मैंने छोटी ई की मात्रा लगा दी, ये हो गया की। अब इसके अंदर अगर मैं क की बात करूंगा तो ये क जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बना है। इस क व्यंजन को छोटी ई के द्वारा पूरा किया गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अगर हम बोलेंगे तो भाई स्वर के अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन को स्वर ही पूरा करता है, और स्वर जो है वो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो यहां पे हमने समझा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर हम स्वरों को पढ़ना। विस्तार से आपको मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं स्वर। यहां पे हमने कहा कि इनकी संख्या होती है 11 + 2। तो पहले मैं इनको पूरा लिख देता हूं, अ आ इ ई उ री ए आई ओ और आओ। तो ये तो हो गए 11। इसके अलावा अंग और अह, अंग और अह ये 2 अन्य हो गए। तो हम इनको ऐसे क्यों लिखते हैं? जैसे आपने यहां पे देखा अंग और अह अंत में लिखा गया है। मैंने कहा था कि स्वर किसी की भी सहायता से नहीं बोला जाता है, स्वर जो है ना वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। अंग और अह को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अंग हम कैसे लिख रहे हैं? अंग लिखने के लिए अंग का मतलब है बिंदी, लेकिन इस बिंदी को लिखने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है। तो जब हम अ की सहायता ले रहे हैं तब हम अंग को लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद अह को भी लिखने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है और उसके बाद विसर्ग लगा रहे हैं, तो तब अंग और अह कह रहे हैं। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्वर किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, दूसरी तरफ स्वर के अंतर्गत ही 2 ऐसी चीजें हैं जो अ की सहायता से लिखी जा रही है। तो ये दोनों के दोनों जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण निहित होते हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये क्या होता है गुरुजी? तो ध्यान देना, अयोगवाह शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। अयोगवाह का मतलब हो गया अ के योग से बना हुआ। देखो अंगा किसके योग से बना है? अ के योग से। अह किसके योग से बना है? अ के योग से। तो अ के योग से बना हुआ परंतु व्यंजन का अर्थ वहन करता हो उसे हम अयोगवाह कहते हैं। दोबारा सुनिए, जो अ के योग से बना हो, जो अ के योग से बना हो परंतु व्यंजन का अर्थ वहन करे। व्यंजन का अर्थ कैसे? तो देखेंगे यहां पे। देखो भाई हमने कहा कि व्यंजन क में क्या होता है? अ होता है, अंग में भी क्या है? अ है। तो ये अर्थ तो व्यंजन का ले रहा है, लेकिन है क्या? स्वर है। तो ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है, ना तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। अनुनासिक वगैरह में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, अभी लास्ट में उस पर बात करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 + 2 होती है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बोलनी है। पूछेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी 11 बोलनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो तब ऐसे में आंसर होगा कि 13 होती है, नहीं तो आंसर आपका 11 होगा। अंग और अह क्या है? तो अयोगवाह है, और उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अयोगवाह क्या होते हैं। स्वर के अंतर्गत एक चीज आती है, आजकल आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, वो है वर्ण विच्छेद। काफी पूछा जा रहा है आजकल वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद आपको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही पढ़ना है, और वर्ण विच्छेद को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए भाई, वर्ण विच्छेद जैसा आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, अलग अलग करके चीजों को पढ़ना, विच्छेद का मतलब अलग करना है कि नहीं, ऐसे ही हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे।
मान लो कि मैंने यहां पर कोई शब्द लिखा, जैसे लिख दिया तुलसी, जैसे मान लो मैंने यहां पे तुलसी लिखा। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि तुलसी का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा त, इस त को लिख दिया। अब इस त के अंतर्गत इस त को कौन सा स्वर पूरा कर रहा है, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधा होता है, व्यंजन हमेशा आधा होता है। ये जो नीचे चिन्ह लगा होता है इसको हलंत चिन्ह कहते हैं, और इस हलंत का मतलब हुआ कि ये आधा है। जैसे मान करके चलिए हमारे कोचिंग के नाम में संकल्प सौरभ क्लासेस लिखा है, संकल्प सौरभ क्लासेस लिखा है, और आपने देखा होगा कि अंत में 100 के नीचे हलंत लगा है। तो 100 के नीचे हलंत का मतलब क्या है, क्या मैं अंत में इस 100 को आधा लिख सकता हूं? अंत में इस 100 को आधा नहीं लिख सकता हूं, तो इसलिए मैंने 100 को पूरा लिखा और इसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया। तो जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा हो तुरंत समझ जाइए कि उसमें से स्वर को हटा दिया गया है, स्वर की ध्वनि को हटा दिया गया है, इसलिए अब वो कैसा है, आधा है। और अगर मेरे को इस 100 को पूरा करना है तो मैं इसमें अ की ध्वनि को जोड़ूंगा, अ की ध्वनि इसमें जुड़ते ही हलंत हट जाएगा। ये यहां पर समझने वाली बात है। जैसे यहां पे तुलसी लिखा है तो ये तो को कौन पूरा कर रहा है, ऊ पूरा कर रहा है, और ये बड़े ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की। तो के नीचे ऐसे पहले हलंत लगाएंगे और फिर देखेंगे कौन से ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा है। फिर ल में लग जाएगा हलंत, ल को कौन पूरा कर रहा है, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ल में अ है, ल में क्या है, अ है। ल की ध्वनि में देखेंगे तो अ आ रहा है, प्रत्येक व्यंजन में अ तो होता ही होता है, तो ल के नीचे हलंत लगेगा प्लस हो जाएगा अ। फिर हम लिखेंगे स, फिर क्या आ रहा है, स, और इस स को कौन पूरा कर रहा है, स के नीचे फिर हलंत आएगा। ध्यान रखना व्यंजनों के नीचे हलंत आएगा, स्वर के नीचे नहीं आएगा, स्वर तो स्वतंत्र होता है। अब देखो 100 को कौन पूरा कर रहा है, 100 को पूरा कर रहा है बड़ी ई, तो अब हम लास्ट में लिख देंगे बड़ी ई, तुलसी। तो इसको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। खुद से ऐसे 2-3 वर्ण लेना और इसको ट्राई करना, फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दूसरा वर्ण मैं यहां पे ले लेता हूं किनारा। दूसरा शब्द मान लो मैंने यहां पे ले लिया किनारा, और किनारा का वर्ण विच्छेद करना है। कीजिए कैसे करेंगे, तो किनारा में सबसे पहले क्या है, क है, क है, क के नीचे हलंत लगा देंगे। देखेंगे क को कौन पूरा कर रहा है, तो छोटी ई पूरा कर रही है, इसमें मात्रा लगी है छोटी ई की। फिर उसके बाद क्या है, न है, न को लिखेंगे, न को कौन पूरा कर रहा है, आ पूरा कर रहा है, इसमें आ की मात्रा लगी है, न के नीचे हलंत आ जाएगा। उसके बाद क्या है, र है, र को भी कौन पूरा कर रहा है, आ पूरा कर रहा है, तो किनारा इसका वर्ण विच्छेद ऐसा हो जाएगा। वर्ण विच्छेद से अभी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद करना है, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। वर्ण विच्छेद को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे, इसको एक दो चार वर्ण अपने से 2-4 शब्द खुद लिख करके उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो एक तो चीज हमने पढ़ी वर्ण विच्छेद, दूसरा होता है कि मूल स्वर शब्द क्या होते हैं, मूल स्वर शब्द क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे यहां पे, किन्हें हम मूल स्वर शब्द कहेंगे। जैसे मान करके चलिए कि मूल स्वर शब्द में मैंने कहा, यहां पे मैंने एक शब्द ले लिया, मान लो लिख दिया ईमानदार, मान लो लिख दिया ईमानदार, मान लो लिख लिया आदमी, ईमानदार आदमी, मान लो लिख लिया लेखक, मान लो लिख दिया ईमानदार हो गया, आदमी हो गया, लेखक हो गया। इसके अलावा एक फिलहाल लेखक, इसके अलावा एक शब्द लिख दिया कामगार। कौन सा शब्द लिख दिया, कामगार। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से मूल स्वर शब्द हैं। तो देखिए जब आपके पास मूल स्वर शब्द बोलेगा, तो मैं यहां से शुरू करता हूं कामगार से। कामगार में मैंने देखा क व्यंजन है, क व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा है, तो तब क्या हो गया, का हो गया है। यानी स्वर तो इसमें भी है, अब म के साथ भी अ भी है, ग के साथ अ भी है, बिना स्वर के तो कोई शब्द पूरा नहीं हो सकता है। तो कामगार में देखेंगे इसमें भी स्वर है, क में भी आ स्वर है, म में भी अ स्वर है, गा में भी आ स्वर है, र में भी अ स्वर है, तो स्वर तो इसमें भी है। लेखक में देखेंगे, ल में देखेंगे तो ए स्वर है, ख में अ स्वर है, क में अ स्वर है, तो इनमें भी स्वर है, इस शब्द में भी स्वर है, इस शब्द में भी स्वर है।
लेकिन स्वर दिखाई नहीं दे रहा है। और स्वर दिखाई केवल कब देगा, जब शुरुआत स्वर से हो रही होगी। तब मैंने क्या बताया कि यहां से यहां तक हमने जो ये 11 पढ़े, ये 11 आपको किसी भी शब्द में प्रत्यक्ष रूप से तब दिखाई देंगे जब शुरुआत इन 11 में से किसी से हो रही होगी, अन्यथा यह नहीं दिखाई देंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं ऋषि, जैसे हम लोग लिखते हैं ऋषि, तो ऋषि में आपको री प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि वह स्वर है। और स्वर तभी दिखाई देता है जब वह प्रत्यक्ष रूप से, जब वह पहले स्थान पर हो। स्वर प्रत्यक्ष रूप से तभी दिखाई देता है जब वह पहले स्थान पर हो। आदमी में देखेंगे तो आ दिखाई दे रहा है क्योंकि आ यहां पे स्वर है और पहले स्थान पर है। अगर पहले स्थान पर नहीं है तो स्वर नहीं दिखाई देता है। और ऐसे शब्द जिनमें स्वर दिखाई दे उनको हम मूल स्वर शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत स्वर से होती हो उनको हम मूल स्वर शब्द कहते हैं। तो दो चीजें मैंने यहां पे बताई, एक तो वर्ण विच्छेद और दूसरा मूल स्वर शब्द कहा। तो ये दो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं स्वरों के अंतर्गत। इतना पढ़ने के बाद स्वर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रख लेना है, तो स्वरों की संख्या वगैरह, अयोगवाह हमने पढ़ लिया। अब मेन बात जो आती है स्वरों के अंतर्गत वो आती है स्वरों की उत्पत्ति। तो जब भी हमारे पास स्वर की उत्पत्ति कहा, जब भी हमारे पास स्वर की उत्पत्ति कहा, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, तो यहां ध्यान देना। उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं मूल स्वर, मूल स्वर। एक को हम कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, या फिर इसको ही हम लोग संधि स्वर भी कह देते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है संधि स्वर क्या है, या फिर इसी को हम गुरु स्वर भी कह देते हैं। तो दीर्घ स्वर बोले, संधि स्वर बोले, गुरु स्वर बोले, एक ही बात है। और या फिर होता है पुलुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मूल स्वर, इसी का दूसरा नाम ह्रस्व स्वर भी है, ह्रस्व स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर के अंतर्गत आप ध्यान रख लेना कि 4 चीजें आ जाती है। जैसे अ इसके अंदर आ जाता है, ई इसके अंदर आ जाता है, ऊ इसके अंदर आ जाता है और री इसके अंदर आ जाता है। ये 4 ध्यान रख लेना, बाकी पूरे उत्पत्ति के आधार पर याद हो जाएंगे। पूछेगा निम्नलिखित में से, ये दे देंगे, इनमें से कोई सा दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है। तो याद रख लेना कि 4 तो मूल स्वर होते हैं, अ ई उ री। ये बाकी के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे, ये 4 के 4 वर्ण केवल मूल स्वर होते हैं, केवल मूल स्वर वर्ण होते हैं। भाई मूल स्वर क्या होते हैं, तो ये 4 होते हैं। और बाकी के जितने भी हैं वो सभी कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे यहां पे, इन सबसे मिलकर के ही दीर्घ स्वर बनते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी मैं 2 प्रकार से बांट के चलता हूं भाई। दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी हम 2 प्रकार से बांट के चलते हैं। एक होता है संधि स्वर, संधि स्वर सॉरी, एक होता है आपका सजातीय स्वर, एक होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और दूसरे प्रकार का जो स्वर होता है, एक तो सजातीय स्वर होता है और दूसरे प्रकार का जो स्वर होता है उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सजातीय स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। ये इनमें क्या अंतर होता है, देखिए मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर हैं 4। मूल स्वर के अंतर्गत देखोगे आप अ है, तो जब मैं अ और अ को मिलाऊंगा तो अ और अ के मेल से आ बनेगा। जब मैं छोटी ई और छोटी ई को मिलाऊंगा तो इन दोनों के मेल से बड़ी ई बनेगी। जब मैं छोटे ऊ और छोटे ऊ को मिलाऊंगा तो इन दोनों के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अ और अ एक जैसी शक्ल वालों से मिलने से आ बना, ई और ई एक जैसी शक्ल के ई मिलने से बड़ा ई बना, छोटे ऊ और छोटे ऊ को मिलने से बड़ा ऊ बना। यानी समान वर्णों से बने हुए, समान वर्णों से बने हुए वर्णों को, समान वर्णों से बने हुए स्वरों को हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं।
तो हालांकि है तो ये दीर्घ स्वर, लेकिन दीर्घ स्वर के अंतर्गत कैसा स्वर है, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत यह सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा, ये सजातीय स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर कौन से हुए, बाकी के देखो 4 आ गए आपके मूल स्वर में, 3 आ गए आपके ह्रस्व स्वर, 4 आ गए आपके मूल या ह्रस्व स्वर में और बाकी के 3 आ गए आपके सजातीय स्वर में। 4 और 3 हो गए 7 स्वर हैं टोटल 11, बाकी के जो 4 बचे वो किस में आ जाएंगे, संयुक्त स्वर में। तो 4 कौन कौन से बच गया यहां पर देखेंगे तो सिंपल सी एक बात समझ में आ रही होगी, उनके बारे में मैं बताता हूं, अभी यहां पे ध्यान देंगे। देखिए, जब मैंने कहा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में। स्वर को हम 3 भाग में बांट सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर इसी को कह देते हैं, या फिर एक प्रकार का होता है पुलुत स्वर। दीर्घ स्वर के 2 भाग होते हैं, एक होता है सजातीय स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत 4 आ जाते हैं, अ, ई, उ और री। मैंने कहा अ के मिलने से आ बनता है तो ये सजातीय स्वर है, ई के मिलने से बड़ा ई बनता है तो ये भी क्या है, सजातीय स्वर है, और उ के मिलने से बड़ा उ बनता है तो ये भी क्या है, सजातीय स्वर है। तो एक जैसे वर्णों से मिलकर के बने स्वरों को हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर के लिए हम यहां पे देखेंगे, मान लो मैंने यहां पे बता दे रहा हूं, देखो मान लो मैंने अ और छोटी ई का मेल किया। जब मैं अ और छोटी ई को मिलाऊंगा तो अ और छोटी ई के मिलाने से ए बनेगा, अ और छोटी ई के मिलाने से क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर अगर मैं यहां पर ए और अ को मिला दूंगा, ए और अ को मिला दूंगा तो ये बड़ा ए बन जाएगा, ए और अ को मिलाऊंगा तो बड़ा ए बन जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर अ और उ को मिला दिया तो अ और उ के मिलाने से यहां पर ओ बन जाएगा, अ और उ के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहां पर अगर मैं ओ और अ को मिला दूं, ओ और अ को मिला दूं तो ये आओ बन जाएगा। अब आपको यहां पे एक चीज समझ आ रही होगी, इन चारों चीजों को देखिए, 1 2 3 और 4, और इन तीनों को देखिए 1 2 और 3। भाई दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने आ जाते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत टोटल 7 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं, 7। और दीर्घ स्वर को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो 2 भाग में बांटते हैं। सजातीय स्वर कितने होते हैं, तो 3, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4। देखो कैसे, तो सजातीय एक जैसी शक्ल वालों से मिलके बने, और के मिलकर के क्या बना है, आ बना है, ई के मिलने से क्या बना है, बड़ा ई बना है, उ के मिलने से क्या बना है, बड़ा उ बना है। जबकि अ और छोटा ई के मिलने से ए बना है, ए और अ के मिलने से बड़ा ए बना है, अ और उ के मिलने से ओ बना है, और ओ और अ के मिलने से आउ बना है। तो ये सब बने हैं इन 4 प्रकार के ही शब्दों को मिलाने से, इन्हीं प्रकार के शब्दों, ये या तो मूल स्वर को मिलाने से या तो सजातीय स्वरों को मिलाने से, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7, जिनमें से 3 होते हैं सजातीय स्वर और ये 4 होते हैं अपने कौन से स्वर, तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत 4 स्वर कौन कौन से आ जाता है, ए आ जाएगा, बड़ा वाला ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और आओ आ जाएगा, आओ आ जाएगा। सजातीय स्वर के अंतर्गत आ ई उ आ गया, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ री आ गया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार, पुलुत स्वर क्या होता है। पुलुत का मतलब होता है उछलता हुआ, और पुलुत स्वर का प्रयोग हम हमेशा वहां करते हैं जब हम किसी को पुकारते हैं। तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, पुलुत स्वर का। यह क्वेश्चन एक बार किसी अन्य राज्य की परीक्षा में पूछ लिया गया था कि यदि उत्पत्ति के आधार पर वह कौन सा स्वर है जिसका प्रयोग हम पुकारने के लिए किसी को करते हैं, तो पुलुत का मतलब होता है उछलता हुआ। ध्यान रख लेना, पुलुत का शाब्दिक अर्थ हुआ उछलता हुआ, और ये वो स्वर होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं। जैसे जब भी मान लो, जैसे राम, थोड़ा लंबा खींच करके राम,
तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मान लो बोल दिया श्याम, तो इसको ऐसा थोड़ा सा लंबा खींच करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से जब लिखा जाता है किसी भी चीज को, राधा राधा, थोड़ा सा लंबा खींच लिया तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे जहां तुमको बीच में लगे हुए मिल गए वहां समझ जाना कि किस प्रकार का स्वर है, पुलुत स्वर है। और पुलुत स्वर का प्रयोग कब होता है? तो जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके लिए पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम स्वरों में आगे चलते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी हमने एक प्रकार से वर्गीकरण किया, वो था उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी प्रकार से स्वरों का वर्णन किया जाता है, स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है जीभ के आधार पर, कि जीभ के किस भाग से इनका उच्चारण होता है। जीभ या जीवा के आधार पर स्वर। तो जीभ या जीवा के आधार पर भी स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जीभ या जीवा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार के, जीभ या जीवा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा 3 प्रकार होता है? तो एक होता है अग्र स्वर, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मान लेते हैं ये जीभ है, तो यहां जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। काफी सारे लोगों के उच्चारण जो है ना, वो काफी सारे लोगों के उच्चारण उनकी जीवा के आधार पर ठीक नहीं हो पाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरीका है कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखो सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं। एक ही स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, वो है अ। अ का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। तो पहले तो यह ध्यान रख लेना कि अ का उच्चारण कहां होता है, तो अ का उच्चारण होता है जीभ के मध्य भाग से। फिर आते हैं अग्र स्वर के अंतर्गत। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाता है ई छोटा, ई बड़ा, ए छोटा और ए बड़ा। छोटा बड़ा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। ई ई ए ए, ई ई ए ए, इनका उच्चारण जीभ के आगे के हिस्से से होता है, इसको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत अ आ जाता है। और आपको पता है स्वर हैं कितने? टोटल 11 हैं। 11 में से आपको पता चल गया कि ई ई ए किस में आ जाता है? अग्र स्वर में। याद रखना है ई ई ए अग्र स्वर में, ई ई ए अग्र स्वर में आ जाएगा। अ जो है वो मध्य स्वर में आ जाएगा। बाकी के जितने बचे तो वो सबके सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी देखेंगे यहां पर कुल मिलाकर के देखेंगे 4 ये हो गया और 1 ये हो गया 5। टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 11 होते हैं। तो उसमें से भाई जितने बच गए वो सब किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। तो यानी हमारे पश्च स्वर कौन कौन सा होता है? तो हमारा पश्च स्वर होता है आ अपना पश्च स्वर है, ऊ अपना पश्च स्वर है, उ अपना पश्च स्वर है, इसके अलावा ओ अपना पश्च स्वर है और आउ अपना पश्च स्वर है। ये सब के सब किस में आ जाता है? तो ये सब के सब आ जाता है पश्च स्वर के अंतर्गत। हिंदी भाषा में यहाँ पे जीभ के आधार पर बच्चे को कहां फंसाता है? इतनी बातें तो हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता रहती है, लेकिन इनमें फंसाता कहां है? तो एक बात का ध्यान रखना भाई। देखिए इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मध्य वाला देखना है। मध्य में क्या आता है? तो एक ही आता है अ। पहला है जो अ, वो मध्य भाग से बोला जाता है, जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, वो जीभ के आधार पर मध्य स्वर है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? तो ई ई ए, ये ध्यान रह जाएंगे। ई ई ए, ये अग्र स्वर हो गए। बाकी के जितने बचे वो सारे के सारे पश्च स्वर हो गए। तो याद तो इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन यदि अगर हमको यहां पर एक चीज दे देता है, कभी कभी वो दे देता है ये वाला आ देगा और इसके अंदर चंद्र बना देगा आ। तो ये आ हिंदी मूल का शब्द नहीं है, ये हिंदी मूल का शब्द नहीं है, ये हिंदी भाषा में आया हुआ है। तो जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं उनको हम आगत कहते हैं। तो ये वाला आ अगर आपको कहीं दिख गया तो ये आगत स्वर है। किस प्रकार का स्वर है? तो आगत स्वर है। अब इस आ का प्रयोग कहां किया जाता है? देखिए
ये जो आ है, इस आ का उच्चारण स्थान पूछेगा जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर, कि इस आ का उच्चारण स्थान जानबूझ करके देगा आ ये वाला। अब बच्चे ने ये सब याद किया रहेगा, ये आ भूल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि आगत स्वर ये वाला जो आ है जिसके ऊपर चंद्र लगा रहता है, उसका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है और इसको हम आगत स्वर कहते हैं। ये हिंदी मूल का स्वर नहीं है। इसका इस्तेमाल देखेंगे तो जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा, यहां पे ये लिख दिया ऑक्सीजन, मान लो यहां पे क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। अब आपको भी पता है ऑक्सीजन थोड़े होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इसको ऑक्सीजन करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। जैसे हिंदी में लिखा होता है सॉल्व, तो साल्व लिख देते हैं। ये तो ऐसा, इसको साल्व पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर, इसके ऊपर अगर मैं ये लगा दूं तो तब सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान करके चलते हैं कि मैंने यहां पे लिखा डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हो गया। डॉक्टर नहीं होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तो इसको ऊपर ऐसा हम लोग चंद्र लगा देते हैं। तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो आगत स्वर हैं, आगत स्वरों का प्रयोग, आगत स्वर का प्रयोग, आगत स्वर क्या होता है, तो आ के ऊपर ऐसा चंद्र, बिंदी नहीं, केवल चंद्र। ध्यान रखेंगे आ के ऊपर अगर चंद्र लगा है तो वो आगत स्वर है। और इसका प्रयोग देखेंगे आप आम तौर पर उन शब्दों में होगा। आ का प्रयोग, आगत स्वर वाले आ का प्रयोग आम तौर पर उन शब्दों में होगा जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं, जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं। तो ध्यान रख लेना, आगत स्वर हिंदी का स्वर है ही नहीं, इसलिए इसका प्रयोग हिंदी मूल के शब्दों में नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा वहां पर, जहां पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन हिंदी मूल का शब्द नहीं है, सॉल्व हिंदी मूल का शब्द नहीं है, डॉक्टर हिंदी मूल का शब्द नहीं है, तो जहां भी ये लगा होगा ना, तो ये हिंदी मूल के शब्द में नहीं लगा होगा, हिंदी मूल के शब्द में नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रख लेना। एक तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, दूसरा जीव के आधार पर पढ़ा, तीसरा स्वरों का वर्गीकरण जो आपके पास पेपर में पूछेगा, तो तीसरे प्रकार से पूछेगा, वो पूछेगा ओंठों के आधार पर। ओंठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जब अपने से ओंठों के आधार पर पूछे कि ओंठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओंठों के आधार पर स्वर होता है अपना 2 प्रकार का। ओंठों के आधार पर, ओंठों के आधार पर स्वर के उच्चारण कितने प्रकार से होते हैं, तो 2 प्रकार से। एक को हम बोलते हैं वृत्तमुखी, एक को हम कहते हैं वृत्तमुखी, जबकि दूसरे को हम कहते हैं आवृत्तमुखी। एक तो हो गया वृत्तमुखी और एक हो गया आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी क्या होते हैं, ध्यान देंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण के समय पे आपके ओठ गोल हो जाते हैं, वृत्त का मतलब क्या होता है, गोला, वृत्त का मतलब होता है गोला, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय आपके ओठों की आकृति एकदम गोल हो जाती है, तो जब गोल होती है उसको हम वृत्तमुखी कहते हैं, लेकिन जब गोल नहीं हो पाती है उनको हम आवृत्तमुखी कहते हैं। तो ऐसा आप ट्राई भी कर सकते हैं कि कौन कौन के स्वरों को बोलते समय आपके ओठ गोल हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जब आप ऊ बोलेंगे, ऊ, तो छोटा वाला ऊ बोलते हुए भी आपके ओठ गोल होंगे, ऊ बोलोगे तो ओठ गोल होंगे, वृत्त बनाएंगे, तो ये कैसा है, वृत्तमुखी है, ऊ वृत्तमुखी हो जाएगा। इसके अलावा ऊ बड़ा वाला वृत्तमुखी है, ओ वृत्तमुखी है, ओ बोलेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी निकलेगा। इसके अलावा आओ वृत्तमुखी है, आओ जो है वो वृत्तमुखी है, तो ऊ ओ आओ, ऊ ओ आओ, ऐसे में आपके ओठ गोल हो जाएंगे, तो ये वृत्तमुखी है। ये 4 याद रख लेना बस, कि ऊ ओ आओ, ये 4 वृत्तमुखी है। ऐसे भी अगर ध्यान रख लोगे तो वहां पे याद आ जाएगा कि ऊ ओ आओ, ये 4 वृत्तमुखी है। अब बाकी के जितने बच गए वे सारे के सारे कैसे हैं, आवृत्तमुखी हैं। बस 11 होते हैं, 11 में से 4 इसमें आ गए, 7 जो बचे वो 7 को इसमें लिख देना। 7 जैसे भैया देखेंगे यहां पर, तो अ इसमें आ जाएगा, आ इसमें आ जाएगा, इसके अलावा अ आ गया, आ गया, ऊ यहां आ गया, तो इसके अंतर्गत ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ यहां आ चुका है, पहले ई को नहीं लिखेंगे। इसके अलावा री इसके अंतर्गत आ जाएगा, स्वरों में जितने भी चीजें हैं, और री इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 4 1 5, और 2 कौन कौन सा रह गया है, ऊ ओ आओ हो गया इधर, ओ आ ई ऊ री, ए आई जो है वो यहां आ जाएगा।
ए आई एच में आ जाए। तो ये 7 हो गए पूरे, ये आवर्तमुखी हो गए और ये वृत्तमुखी। यहां पे भी फंसाता है, यहां पे भी फंसाता है, यहां पे भी बोल देता है कि ये वाला आगत वाला जो आ है वो वृत्तमुखी है या आवर्तमुखी है। तो एक बात याद रख लेना कि जहां पे आगत वाले आ को पूछेगा तो आ, तो ये आगत वाला आ जो है ना, इसको ऑक्सीजन 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 में प्रयोग करें, ऑक्सीजन। तो आपका ओठ जो है ना वो गोल होगा, तो इसको आ वाला जो ये वाला आगत वाला आ है वो भी किस में आ जाएगा, वृत्तमुखी में। तो जीभ के आधार, ओठों के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इतना समझ गए तो आपका क्वेश्चन स्वरों से नहीं छूटेगा। अब एक चीज आ जाती है, वो आती है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए, मुख के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कैसे कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो मुंह के आधार पर स्वरों को पढ़ना शुरू करेंगे। मुंह के आधार पर, मुंह के आधार पर, आधार पर, मुंह के आधार पर जब भी बोलेगा तो ऐसे में एक 4 प्रकार के ध्यान रख लेने। 4 कौन कौन सा प्रकार होता है, एक होता है विवृत, एक होता है विवृत, एक हो जाएगा अर्धविवृत, एक हो जाएगा संवृत और एक हो जाएगा अर्ध संवृत। ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ यानी ओपन, अर्धविवृत का मतलब हाफ ओपन, संवृत का मतलब होता है क्लोज, संवृत का मतलब होता है क्लोज बंद, क्लोज, और अर्ध संवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ऐसे ही याद रखेंगे कि मुंह के खुलने के आधार पर भी हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। विवृत ऐसा स्वर जिसके उच्चारण के समय आपका पूरा मुंह खुल जाता है, आ, तो आ जब बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है, आ कैसा है, विवृत स्वर है, याद रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे अ, इसके अलावा अगर हम बोलेंगे ए, तो ये सारे के सारे अ हो गया, ए हो गया या आउ हो गया, अ ए या आउ, ये आपका आ जाएगा अर्धविवृत में। अ ए आउ आपका अर्धविवृत में आ जाएगा, आ आपका विवृत में आ जाएगा। क्वेश्चन मेनली आएगा कि संवृत में कौन कौन से आएंगे, तो संवृत के अंतर्गत आपका ए और ओ आ जाएगा, संवृत में ए और ओ आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि मतलब सॉरी, अर्ध संवृत में आ जाएगा आपका ए और ओ, अर्ध संवृत में आ जाएगा आपका ए और ओ। फिर आएगा पूरा संवृत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो संवृत में आपका आ जाएगा ई, ई, उ